नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। 7 पीएम मित्र यानी प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क स्थलों की घोषणा की गई। सरकार देश में एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने यूक्रेन में युद्ध अपराधों के लिए व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तार वारंट जारी किया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार प्रमाणीकरण के लिए नया सुरक्षा तंत्र लॉन्च किया। और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने कहा है कि डाबर ने बिना मंजूरी के जैव संसाधनों का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया है। और गूगल ने क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। 7 पीएम मित्र यानी कि प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क स्थलों की घोषणा की गई है। और ये पार्क होंगे तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। वस्त्र मंत्रालय ने पीएम मित्र की घोषणा 2021-22 में की थी और इसे 2027-28 तक की अवधि के लिए घोषित किया गया था। पीएम मित्र योजना प्रधानमंत्री के 5F विजन से प्रेरित है। तो प्रधानमंत्री के इस 5F फॉर्मूले में स्रोत से उत्पादन से लेकर के विनिर्माण प्रक्रिया और निर्यात तक की पूरी प्रक्रिया शामिल है। अब इस योजना की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इसमें पार्क को एक विशेष प्रयोजन वाहन यानी एसपीवी द्वारा विकसित किया जाएगा। एसपीवी दरअसल क्या होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले या फिर किसी भी योजना को क्रियान्वित करने से पहले उससे संबंधित कोष की जरूरत पड़ती है। और उस कोष में धन जो है वो किस तरीके से लगाया जाएगा, यानी कि उसमें सरकारी सहायता कितनी ली जाएगी, ये सब चीजें निर्धारित होती हैं। तो एसपीवी किसी भी योजना के लिए एक तरीके से कोष होता है और उसको क्रियान्वित करने के लिए एक जरूरी मशीनरी होती है। अब ये जो एसपीवी है इसका स्वामित्व सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में राज्य सरकार और भारत सरकार के पास होगा। ग्रीनफील्ड स्थलों के लिए केंद्रीय विकास पूंजी सहायता 500 करोड़ रुपए की सीमा के साथ परियोजना लागत की 30% होगी। ब्राउनफील्ड पीएम मित्र को अधिकतम 200 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे और विकास पूंजीगत सहायता कुल परियोजना की 30% होगी। परियोजना के तेजी से कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति पार्क 300 करोड़ रुपए तक की प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा पार्क की स्थापना के लिए राज्य सरकारें न्यूनतम 1000 एकड़ के भूखंड प्रदान करेंगी। ये भूखंड समेकित और स्वामित्व विवाद से मुक्त होने चाहिए। अब पीएम मित्र का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये पार्क सतत विकास लक्ष्य 9 को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेंगे। SDG 9 यानी सतत विकास लक्ष्य 9 के तहत लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, संधारणीय औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करना और नवाचार को बढ़ावा देना शामिल है। ये वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना सुविधा के विकास में सहायक होंगे। ये जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है कि SDG 9 का आप आंसर राइटिंग में जिक्र करें और इसके अलावा आप ऐसे राइटिंग में इसका यूज करें। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपके नंबरों को इनहांस करने में बहुत मदद करेगा। इसके अलावा बात करें तो ये भारतीय वस्त्र उद्योग की लॉजिस्टिक लागत को कम करेंगे और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करेंगे। साथ ही निवेश आकर्षित करने, रोजगार के अवसर पैदा करने, प्लग एंड प्ले सुविधा प्रदान करने में भी मदद करेंगे। भारतीय वस्त्र और परिधान उद्योग की बात करें तो वर्ष 2019-20 में 10% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर की गति से बढ़कर 2025-26 तक इसके 190 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की अपेक्षा है। इसकी वस्त्र और परिधान के वैश्विक व्यापार में 4% हिस्सेदारी है और वस्त्र उद्योग से लगभग 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है। तो इस लिहाज से ये काफी इम्पोर्टेंट सेक्टर है। और आइए बात करते हैं लोकतंत्र के सबसे बड़े महोत्सव यानी चुनाव आयोजन की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं पिछले कई दिनों से चर्चा में भी है कि राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनावों को एक साथ कराया जाए और इसीलिए सरकार देश में एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में है। लोकसभा को एक लिखित उत्तर में विधि मंत्री ने बताया कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित कराने का मामला विधि आयोग को सौंप दिया गया है। एक साथ चुनाव कराने का विचार 1983 में चुनाव आयोग ने प्रस्तावित किया था। ऐसे ही सुझाव विधि आयोग और नीति आयोग ने भी दिए हैं। एक साथ चुनाव कराने की प्रणाली के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों की योजना कुछ इस तरह से बनाई जाएगी कि विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता एक ही दिन दोनों चुनावों के लिए मतदान कर सकेंगे। और अगर हम बात करें वर्ष 1967 तक की तो लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ आयोजित होते थे। हालांकि 1968 और 69 में कुछ विधानसभाओं तथा 1970 में लोकसभा के विघटन के बाद इस व्यवस्था का क्रम टूट गया और इस तरह से राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव अलग अलग आयोजित किए जाने
लगे। एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में कई तर्क भी हैं और इसके विपक्ष में भी कई तर्क हैं। लंबे समय तक आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से नीतिगत पंगुता की स्थिति बनी रहेगी। राजनीतिक दल और व्यक्तिगत उम्मीदवार चुनावों में बड़ी मात्रा में धन खर्च करेंगे। इसके अलावा एक साथ चुनाव आयोजन में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात करना पड़ेगा, जिससे कि अन्य सुरक्षा उद्देश्य प्रभावित होंगे। इससे सामान्य जनजीवन में बाधा पैदा होगी और साथ ही अन्य आवश्यक सेवाओं का संचालन भी प्रभावित होगा। वहीं लोकतंत्र में सभी को स्वतंत्रता है और कई समूह ऐसे भी हैं जो एक साथ चुनाव कराने के विपक्ष में भी तर्क देते हैं। उनका ये कहना है कि परिचालनात्मक यानी कि ऑपरेशनल व्यवहार्यता संबंधी चुनौती विद्यमान है एक साथ चुनाव कराने पर। उदाहरण के लिए एक साथ चुनाव चक्र को पहली बार कैसे समकालिक बनाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल में कटौती और विस्तार में संवैधानिक चुनौतियां मौजूद हैं। इस कटौती या विस्तार के लिए संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन की जरूरत होगी। अनुच्छेद 83, 84, 172 और 174 तथा 356 आदि में संशोधन करना होगा और राष्ट्रीय तथा राज्य संबंधी मुद्दे अलग अलग होते हैं, इसलिए एक साथ चुनाव कराने से मतदाताओं का निर्णय प्रभावित हो सकता है। और आपकी इस पर क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने यूक्रेन में युद्ध अपराधों के लिए व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का कहना है कि फरवरी 2022 में रूस के पूर्ण आक्रमण के बाद से यूक्रेनी बच्चों के अपहरण और निर्वासन के अपराध के लिए पुतिन व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं। हालांकि आईसीसी के पास पदासीन राष्ट्राध्यक्षों को गिरफ्तार करने या उन पर मुकदमा चलाने की कोई शक्ति नहीं है। युद्ध अपराध संघर्ष के दौरान मानवीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन है। युद्ध अपराध की अवधारणा 1949 के जिनेवा कन्वेंशन की देन है। युद्ध अपराधों में यातना देना, अंग भंग करना, बंधक बनाना और आतंकवाद जैसे कृत्य शामिल हैं। किसी व्यक्ति या सेना ने युद्ध अपराध किया है या नहीं, ये तय करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवता कानून 3 सिद्धांत निर्धारित करता है। सबसे पहला सिद्धांत है आनुपातिकता। ये सिद्धांत सेना को हमले का जवाब अत्यधिक हिंसा से देने से रोकता है। दूसरा है सावधानी। इस सिद्धांत के तहत संघर्ष में शामिल पक्षों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे नागरिक आबादी को नुकसान नहीं पहुंचाएं या इसे कम रखने की कोशिश करें। और तीसरा सिद्धांत है अंतर का, यानी कि नागरिक आबादी और संघर्षरत लोगों तथा ऑब्जेक्ट्स के बीच अंतर किया जाना चाहिए। अब आप लोगों को अक्सर ये कंफ्यूजन रहता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या अंतर है, तो आज हम आपको इनके डिफरेंस के बारे में बताएंगे। तो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का गठन रोम संविधि द्वारा स्थापित किया गया। ध्यान रखिए, आईसीसी जो है वो संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं है, जबकि आईसीजे संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित किया गया है और ये यूएन का प्रधान न्यायिक अंग है। दूसरा, अगर हम डिफरेंस देखें तो अभियोजन विषय को लेकर के है, यानी कि ये किन किन मामलों पर सुनवाई कर सकता है। आईसीसी में आपराधिक मामलों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। ऐसे अपराधों में नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता के अपराध शामिल हैं। वहीं आईसीजे कानूनी विवादों को सुलझाता है। इनमें संप्रभुता, सीमा विवाद, समुद्री विवाद, व्यापार, प्राकृतिक संसाधन आदि शामिल हैं। वहीं अगर पक्षकारों के संदर्भ में दोनों के अंतर देखे जाएं तो आईसीसी के पक्षकार देश या ऐसे देश जिन्होंने आईसीसी के क्षेत्राधिकार को स्वीकार कर लिया है, उनमें भारत, रूस और अमेरिका शामिल नहीं है। वहीं आईसीजे के जो पक्षकार हैं वो केवल ऐसे राष्ट्र हैं जो संयुक्त राष्ट्र या आईसीजी या फिर दोनों के सदस्य हैं और भारत आईसीजे का सदस्य है। क्षेत्राधिकार की बात करें तो आईसीसी व्यक्तियों पर आपराधिक मुकदमा चला सकता है। वहीं आईसीजे के पास 2 प्रकार के क्षेत्राधिकार हैं, कानूनी विवाद जो राष्ट्रों द्वारा लाए जाते हैं और सलाहकारी राय। इसके क्षेत्राधिकार में युद्ध अपराध या मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपियों पर मुकदमा चलाना शामिल नहीं है। वहीं न्यायालय की संरचना की दृष्टि से देखें तो आईसीसी में 18 न्यायाधीश होते हैं जो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ये न्यायाधीश दूसरे कार्यकाल के लिए नहीं चुने जाते हैं, जबकि आईसीजे यानी कि यूएन के कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 न्यायाधीश होते हैं जो 9 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। ये न्यायाधीश 2 और कार्यकालों के लिए चुने जा सकते हैं। अपील की बात करें तो आईसीसी की अपील चैम्बर में की जा सकती है, जबकि आईसीजे के निर्णय के खिलाफ अपील का कोई प्रावधान नहीं है। ये एक तरीके का इंटरनेशनल सुप्रीम कोर्ट है। तो आइए बात करते हैं आधार की। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार प्रमाणीकरण के लिए नया सुरक्षा तंत्र लॉन्च किया है। स्पूफिंग के प्रयासों का तेजी से पता लगाने के लिए यूआईडीएआई ने 2 स्तरीय प्रमाणीकरण प्रणाली लागू की है। इससे ये सुनिश्चित होगा कि फिंगरप्रिंट की मौलिकता को अधिक विश्वसनीय और सुगम तरीके से कैप्चर किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तंत्र फिंगरप्रिंट इमेज और फिंगर मिन्यूशिया दोनों को कैप्चर करता है। फिंगर मिन्यूशिया बेसिकली एक फिंगरप्रिंट इमेज की कुछ सूक्ष्म विशेषताएं होती
होती हैं। ये नई प्रणाली आधार के संभावित दुरुपयोग को लेकर प्रकट की गई चिंताओं को देखते हुए शुरू की गई है और ये चिंताएं हैं, वर्तमान आधार प्रणाली सभी 10 उंगलियों के निशान को एकल इकाई मानती है। ऐसे में एक या अधिक उंगलियों के फिंगरप्रिंट में बदलाव लाकर एक नया आधार बनवाया जा सकता है। ये प्रणाली वास्तविक फिंगरप्रिंट और सिलिकॉन इम्प्रिंट के बीच अंतर करने में असमर्थ है। ये आईडी बनाते समय फेशियल बायोमेट्रिक मिलान नहीं करती है। इस प्रकार एक ही व्यक्ति उंगलियों के मिले जुले फिंगरप्रिंट का उपयोग करके अलग अलग आधार प्राप्त कर सकता है। आधार 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या है। इसे भारत के निवासी अपने बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। इसे भारत सरकार की ओर से UIDAI जारी करता है। UIDAI इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण है। वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध माना था। हालांकि अलग अलग सेवाओं की प्राप्ति में इसके उपयोग के संबंध में कुछ निर्देश भी जारी किए गए थे, जैसे कि आधार को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है बैंक खाता खोलने के लिए, मोबाइल कनेक्शन प्राप्त करने के लिए और स्कूल में प्रवेश के लिए। साथ ही निजी कंपनियां आधार की मांग नहीं कर सकती। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी NBA ने कहा है कि डाबर ने बिना मंजूरी के जैव संसाधनों का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया है। जैव विविधता अधिनियम 2002 के मुताबिक किसी भारतीय संस्था को जैव संसाधन का व्यावसायिक उपयोग करने के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड को पूर्व सूचना देनी होती है। जैव संसाधनों में पादप, पशु, सूक्ष्मजीव, उनके अंग, आनुवांशिक सामग्री और उप उत्पाद शामिल हैं। जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग दवा के निर्माण में, भोजन को स्वादिष्ट बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन और सुगंध में इसका उपयोग होता है। बायोडायवर्सिटी एक्ट को 3 स्तरीय संरचना के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियां, राज्य स्तर पर SBB यानी कि राज्य जैव विविधता बोर्ड और राष्ट्रीय स्तर पर NBA यानी कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण होता है। इनमें से प्रत्येक स्तर अलग अलग मुद्दों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। इन मुद्दों में पहुंच और लाभ साझाकरण जैसे मुद्दे भी शामिल होते हैं। ABS वो प्रणाली है जो ये निर्धारित करती है कि आनुवांशिक संसाधनों को कैसे प्राप्त किया जाए और साथ ही इसके उपयोग के लाभों को संसाधन उपयोगकर्ता लोगों या देशों और संसाधन उपलब्ध कराने वाले लोगों या देशों के बीच कैसे साझा किया जाए। पहुंच और लाभ साझाकरण को अपनाने वाली अंतर्राष्ट्रीय पहलों में जैव विविधता कन्वेंशन का ABS पर नागोया प्रोटोकॉल आदि शामिल है। जैव विविधता अधिनियम 2002 को कई मुद्दों का समाधान करने के लिए बनाया गया था। इसमें शामिल है देश में जैव संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग से जुड़े मुद्दे, आनुवांशिक संसाधन और संबंधित ज्ञान तक पहुंच से संबंधित मुद्दे, जैव संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों को देश और इसके लोगों के साथ उचित और समान रूप से साझा करना। अगला टॉपिक है, गूगल ने क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। ये पेपर 3 का साइंस एंड टेक का टॉपिक है। गूगल ने क्वांटम एरर करेक्शन नामक एक महत्वपूर्ण उपक्षेत्र में सफलता प्राप्ति का दावा किया है। इससे क्वांटम कंप्यूटिंग और ज्यादा सटीक बन जाएगी। दरअसल पारंपरिक कंप्यूटरों के तहत 0 या 1 का प्रतिनिधित्व करने वाले बिट्स का उपयोग करके जानकारी संग्रहित की जाती है। वहीं क्वांटम कंप्यूटर के तहत एक ही समय में 0, 1 या फिर दोनों के रूप में जानकारी को एनकोड या कूटबद्ध करने के लिए क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स का उपयोग किया जाता है। हालांकि क्यूबिट्स इतने संवेदनशील होते हैं कि कोई विचलित प्रकाश भी इसकी गणना को त्रुटिपूर्ण बना सकता है। क्वांटम कंप्यूटर के विस्तार के साथ ये समस्या और भी बढ़ती जाएगी और कैलकुलेशन में होने वाली इसी त्रुटि के अंतर को समाप्त करने के लिए गूगल ने क्वांटम एरर करेक्शन तकनीक में सफलता प्राप्ति का दावा किया है। क्वांटम एरर करेक्शन लॉजिकल क्यूबिट्स बनाने के लिए जानकारी को कई भौतिक क्यूबिट्स में कूटबद्ध करके जानकारी की सुरक्षा करता है। इसमें एकल भौतिक क्यूबिट्स पर निर्भर नहीं रहा जाता है। क्वांटम कंप्यूटिंग क्वांटम सिद्धांतों के आधार पर कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के विकास पर केंद्रित है। ये क्वांटम स्तर पर ऊर्जा और पदार्थ की प्रकृति और व्यवहार की व्याख्या करती है। ये क्वांटम भौतिकी के 2 प्रमुख सिद्धांतों का उपयोग करती है, सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट। सुपरपोजिशन यानी अधिस्थापन, जिसका मतलब ये है कि प्रत्येक क्यूबिट एक ही समय में 1 और 0 दोनों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। एंटेंगलमेंट की बात करें तो इसका मतलब है कि सुपरपोजिशन में क्यूबिट को एक दूसरे के साथ सहसंबद्ध किया जा सकता है, यानी कि एक की स्थिति दूसरे की स्थिति पर निर्भर हो सकती है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के माध्यम से इरेडा को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी। ये कदम इरेडा को अपनी पूंजी आवश्यकता का कुछ अंश अन्य स्रोत से जुटाने में मदद करेगा और साथ ही सरकारी निधि पर निर्भरता को कम करने में भी सहायता करेगा। इरेडा वर्तमान में भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली मिनी रत्न CPSE यानी कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। ये नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं
के वित्त पोषण जैसे कार्य करती है। ये भारतीय रिजर्व बैंक में एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने इरेडा को अवसंरचना वित्त कंपनी का दर्जा दिया है। अगला टॉपिक है वाणिज्य न्यायालय यानी कमर्शियल कोर्ट्स। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली में और ज्यादा वाणिज्यिक न्यायालय स्थापित करने के निर्देश की मांग करने वाली याचिका पर सरकार से जवाब मांगा है। वाणिज्यिक अधिनियम 2015 जिला स्तर पर अलग से वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है। ये न्यायालय राज्यों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। राज्य या संघ राज्य क्षेत्र उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद अधिसूचना द्वारा जिला स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालय गठित कर सकते हैं। वाणिज्यिक विवादों से जुड़े मामलों का अनुभव रखने वाले व्यक्ति को वाणिज्यिक न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ये नियुक्ति राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से करती है। अगला टॉपिक है ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑडिट ऑनलाइन को वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। WSIS यानी वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा समन्वित एक वार्षिक पुरस्कार कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। ऑडिट ऑनलाइन लेखा परीक्षकों को पंचायतों के सभी तीनों स्तरों, शहरी स्थानीय निकायों और लाइन विभागों के लेखाओं की वित्तीय लेखा परीक्षा की सुविधा प्रदान करता है। ये एप्लीकेशन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने विकसित की है। इसे पंचायती राज मंत्रालय की ई पंचायत मिशन मोड परियोजना के तहत पंचायत एंटरप्राइज सूट के रूप में विकसित किया गया है। अगला टॉपिक है कुटुंबश्री। राष्ट्रपति ने कुटुंबश्री के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन किया है। कुटुंबश्री केरल का गरीबी उन्मूलन मिशन है। इसे 1998 में शुरू किया गया था। ये विश्व में महिलाओं के सबसे बड़े स्वयं सहायता नेटवर्क में से एक है। ये जीवन के सभी क्षेत्रों से महिलाओं को उनके सशक्तिकरण अधिकारों को प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें एक साथ लाता है। इसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में मान्यता प्राप्त है। राष्ट्रपति ने एक अम्ब्रेला कार्यक्रम उन्नति भी शुरू किया है। इसके माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। हॉर्सशू केकड़ा। ओडिशा के चांदीपुर और बलरामगढ़ी तट के आसपास उन जगहों से हॉर्सशू केकड़े लुप्त हो रहे हैं जहां ये अंडे देते थे। हॉर्सशू केकड़े को जीवित जीवाश्म माना जाता है। इसका मतलब है कि वे कम से कम 445 मिलियन वर्षों से लगभग बिना किसी बदलाव के अस्तित्व में हैं। ये जीव डायनासोर से भी पहले अस्तित्व में थे। हॉर्सशू केकड़े की 4 प्रजातियां हैं जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती हैं। हॉर्सशू केकड़े का रक्त तेजी से उपचार अभिकर्मक यानी डायग्नोस्टिक रीजेंट बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उपचार अभिकर्मक यानी डायग्नोस्टिक रीजेंट का उपयोग रासायनिक अभिक्रियाओं में किया जाता है। अगला टॉपिक है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में 8 साल के बाद इस राष्ट्रीय उद्यान में एक बाघ देखा गया है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ एक टाइगर रिजर्व भी है। यह अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में भारत और म्यांमार की सीमा पर अवस्थित है। इसमें नोआ दिहिंग नदी का जलग्रहण क्षेत्र शामिल है जो ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। नामदफा एक नदी का नाम है जो दाफा मूम से निकलती है और नोआ दिहिंग में मिल जाती है। दाफा एक पहाड़ी का नाम है तथा बूम का अर्थ पहाड़ी की चोटी है। नामदफा में सुमात्रन पाइन, स्प्रूस, आर्किड बांस आदि पाया जाता है। वहीं इसमें जीवों की बात करें तो बार्किंग डियर, हाथी, एशियाई सुनहरी बिल्ली, क्लाउडेड लेपर्ड और हिम तेंदुआ आदि पाए जाते हैं। पेन्नयार नदी। पेन्नयार नदी के लिए अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिकरण के गठन के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा समाप्त हो गई है। ये विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। पेन्नयार नदी पूर्वी कर्नाटक की चेन्ना केशव पहाड़ियों में नंदीदुर्ग पहाड़ के पूर्वी ढलान से उत्पन्न होती है। पेन्नयार बेसिन पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदी का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राज्यीय नदी बेसिन है। ये पेन्नार और कावेरी बेसिन के बीच स्थित है। ये बेसिन पूर्वी घाट की विविध पर्वत श्रेणियों और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, जैसे वेलिकोंडा श्रृंखला, नागरी पहाड़ियां, जवादी पहाड़ियां, शिवराय हिल्स, चितेरी पहाड़ियां और कालरायण पहाड़ियां। अगला टॉपिक है मतुआ समुदाय। प्रधानमंत्री ने लोगों से पश्चिम बंगाल में मतुआ महामेला देखने का आग्रह किया है। ये मेला श्री हरिचंद ठाकुर की जयंती पर आयोजित किया जाता है। हरिचंद ठाकुर मतुआ नामक हिंदू धर्म के वैष्णव उप संप्रदाय के संस्थापक थे। उन्होंने बंगाली भाषा में दोहे लिखे थे। साथ ही सामुदायिक सशक्तिकरण के प्राथमिक माध्यम के रूप में शिक्षा और मजबूत संगठन बनाने पर बल दिया था। वे एक वर्ग विहीन और जाति विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। मतुआ नाम शूद्र हैं और अनुसूचित जाति समूह से संबंधित हैं। इस समुदाय को 19वीं शताब्दी के दौरान अस्पृश्य माना जाता था। मतुआ समुदाय विभाजन के दौरान बांग्लादेश के निर्माण के बाद भारत आकर बस गया था। और
आइए बात करते हैं सुर्खियों में रही जनजातियों के बारे में। कट्टू नायकन जनजाति डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट विस्पर्स को ऑस्कर पुरस्कार मिलना कट्टू नायकन जनजाति की संरक्षण विरासत का भी सम्मान है। कट्टू नायकन जनजाति भारत के 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी पीबीटीजीज में से एक है। ये जनजाति केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पाई जाती है, स्पेशली नीलगिरी और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। इनकी भाषा सभी द्रविड़ भाषाओं का मिश्रण है। इनकी धार्मिक प्रथाएं उनकी संस्कृति में गहन रूप से निहित हैं। ये समुदाय जानवरों, पक्षियों, वृक्षों, चट्टानों, सांपों और लगभग सभी प्राकृतिक रचनाओं की पूजा करता है। अगला टॉपिक है तिवा जनजाति। असम में सोकरा मिसावा उत्सव के दौरान तिवा जनजाति के पुरुषों ने सकराश्ता नामक सिर पर धारण की जाने वाली संरचना के साथ अनुष्ठान संपन्न किया। तिवा जनजाति को लालुंग जनजाति भी कहा जाता है और ये असम तथा मेघालय का देशज जनजाति समुदाय है। इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। तिवा जनजाति में भी दो समूह हैं। एक है पहाड़ी तिवा जो कि तिब्बती बर्मी भाषा बोलते हैं और दूसरा है मैदानी तिवा जो कि असमिया भाषा बोलते हैं। इनके प्रमुख त्योहार हैं सोगरा, वानशुवा, यांगली, खेल छावा और कालिका पूजा। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।